आपने मुझे कहा था कि आप अखंड भारत का निर्माण करेंगे। मेरे चंद्र में आपको भावी सम्राट की छवि दिखाई देती, इसी कारण मेरे सामने होते हुए मैं उसे सत्य नहीं बता पाई। 12 वर्ष से प्यासी मेरी ममता मौन रही। एक मां होते हुए वीरभद्र की मां की कोख उजड़ती देखती रही ताकि आपका कथित भावी सम्राट मेरा चंद्र उस महल से सुरक्षित बाहर निकल पाए, परंतु आपने स्वयं उसे उसी धनानंद के पास भेजा। आचार्य, आप जानते हैं ना, संसार का सबसे अधिक घृणित, असुरक्षित और पाप कर्म से भरा हुआ स्थान है धनानंद का महल। इसीलिए उसे वहां भेजा। और अब जब आपकी भेंट आपके पुत्र से हो ही चुकी है तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कितना विष है चंद्रगुप्त के हृदय में। हाँ महाराज, मैं प्रारंभ से ही जानता था कि चंद्रगुप्त के हृदय में अपनी मां के लिए कितनी घृणा है, और जिसके हृदय में अपनी मां के लिए इतनी घृणा हो उसके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना असंभव होता है। परंतु जब वो उस महल में रहने लगेगा तो उसकी घृणा का केंद्र बिंदु उसकी मां नहीं रहेगी, अपितु उस महल में रहने वाला अत्याचारी शासक धनानंद बन जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त स्वयं अपने नेत्रों से देखेगा कि धनानंद इस राष्ट्र पर शासन करने योग्य नहीं है। महारानी, समस्या का समाधान ढूंढने से पूर्व समस्या क्या है यह जान लेना अत्यावश्यक होता है। मैं चंद्रगुप्त को उस महल में इसलिए भी भेजना चाहता हूं ताकि उसे स्वयं आभास हो कि देश पर संकट कितना विकराल है। तलवार की धार को तीक्ष्ण करने के लिए उसे निरंतर पाषाण पर घिसना ही पड़ता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था महारानी, मेरे इस लक्ष्य की प्राप्ति बलिदान मांगेगी। अखंड भारत के इस महायज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी और इसी में से एक आहुति होगी आपकी ममता की। दिन रात सोते जागते आपके नेत्रों के समक्ष आपका पुत्र इन संकटों से जूझेगा और आपको यह सब स्वीकार करना होगा, इस बलिदान का एक भाग मानकर। आप तो स्वयं एक क्षत्राणी हैं, स्वयं इस बात को भली भांति जानती कि युद्ध सुनकर या पढ़कर नहीं सीखा जाता, युद्ध केवल लड़कर ही सीखा जाता है। जिसका लक्ष्य विशेष होता है उसका प्रशिक्षण भी विशेष ही होना चाहिए। यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में भारत का सूर्य बनकर उदय होना है तो आज उसे उस अत्याचारी धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना ही होगा। उस महल में रहने वाले कटु अनुभव इस पाषाण की भांति हैं, जिन पर चंद्रगुप्त अपनी तलवार की धार को दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण करता रहेगा, ताकि उचित समय आने पर एक ही प्रहार में उस अत्याचारी धनानंद के वर्चस्व को चीर कर रख दे। आचार्य, आचार्य, दरवाजा खोलिए। भैरव, देवी मूरा को पीछे के द्वार से बाहर ले जाओ। जी आचार्य। और देवी मूरा, आप यहां मुझसे भेंट करने के लिए आई हैं, चंद्रगुप्त को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए। जाइए। आइए। आचार्य, दरवाजा खोलिए। पकड़ो। $2000 पन देकर खरीदा था ना मुझे आपने, दीजिए 4000 पन।
लुब्धक को दिए हुए मूल्य का दुगना। अब मैंने आपका ऋण चुका दिया, इसलिए अब मैं आपकी किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। अब से मेरा केवल एक ही स्वामी, जिसका नाम है सम्राट धनानंद। महामहिम, आपके आदेशानुसार महल की सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक बढ़ा दी गई है। किंतु हम अभी तक उन दुष्टों को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने मेरी बहन पर आक्रमण किया। महामात्य, आखिर किसके संकेत पर उन्होंने ये दुस्साहस किया और फिर वो कहां लुप्त हो गए? मैं भी यही जानना चाहता हूं महामहिम, और उसी दिशा में कार्य कर रहा हूं। और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें धर पकड़ लिया जाएगा। रुको! तनिक सोचिए महामहिम कि चील ने अजगर पर आक्रमण क्यों किया होगा? क्योंकि महामात्य, अजगर चील के अंडों को खाता है। कदाचित इस अजगर ने भी यही किया हो। अर्थात किसी भी शत्रुता का आधार व्यक्तिगत होता है महामहिम। अजगर ने चील के निर्दोष अंडों पर आक्रमण किया तो उसका बैर अंडों से नहीं, चील से था, और यही इन दोनों की शत्रुता की नींव है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन पर आक्रमण किया, कदाचित वो मुझसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता रखता हो, है ना? कदाचित आपका कथन सत्य है महामहिम। मेरी मां निर्दयी, स्वार्थी और लालची स्त्री है। मेरी मां ने कुछ पणों के लालच के लिए मुझे मेरी मां ने शिकारी को बेच दिया। एक बार उनसे मिलना चाहता हूं ताकि उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता सकूं कि उनका ये पुत्र अपनी मां से कितनी घृणा करता है। बुरा! तो वो तुम थी जिसने मेरी बहन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा तो उसका प्रतिकार लेने के लिए तुमने मेरी बहन पर आक्रमण करवाया। इतनी घृणा करती हूं तुमसे, यदि अवसर मिला तो धुरधरा पर आक्रमण करके अपना समय व्यर्थ नहीं करती। सीधी तलवार तुम्हारे हृदय के आर पार कर देती। किंतु ये भी मेरे लिए एक आनंद की बात है कि और भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हें आहत करना चाहते हैं। और ये तो और भी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें अनुमान ही नहीं कि वो लोग कौन हैं। कदाचित वो ऐसे सांप हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी ही नहीं। कदाचित उन्हें पहचानना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन हो। कदाचित मित्र के वेश में तुम्हारे पास ही खड़े हो। सियासत में जब तक मकसद एक हो, हाथ एक होते। मकसद अलग तो दोस्त अलग। मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो, ताकि इस्तकबाल में उठी शमशीर चीरने को ना झुके।
साफ करो इसे। संदेह की एक छोटी सी चिंगारी पूरे साम्राज्य को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त होती है धनानंद। धन्यवाद आचार्य चाणक्य, मुझे ये सिखाने के लिए कि अपने ऊपर आए हुए संदेह को धनानंद की चिता की अग्नि में कैसे बदल सके। इस महल में 500 से भी अधिक कक्ष है। यदि मैं एक एक कक्ष में अपनी माँ को खोजूंगा तो 1.5 वर्ष से भी अधिक समय लग जाएगा मुझे। दासत्व का एक नियम होता है चंद्रगुप्त। ऋण मुक्त होने के लिए मूल्य खरीदार की इच्छा अनुसार चुकाना पड़ता है। और मैंने तुम्हें लुब्धक से इसलिए मुक्त नहीं करवाया था कि मुझे धन का लोभ था। मैं तो तुमसे अपना एक विशेष कार्य करवाना चाहता था। अब मुझे आपसे बचने का केवल एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि मैं सम्राट धनानंद को बता दूं कि आपकी छिपने का स्थान कहाँ है। इससे मुझे मेरा पुरस्कार भी मिल जाएगा और आपसे मुक्ति भी। ये तो अति उत्तम विचार है। मेरा सुझाव है कि तुम्हें अभी इसी क्षण बिना विलंब किए सम्राट धनानंद के पास जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। प्रणाम। सम्राट की जय हो। आपकी भेंट के बदले यवन सेलुकस की ओर से यह भेंट आई और एक संदेश भी कि आपके द्वारा उपहार में भेजी गई सभी दासियों को अपनी सेवा में रखकर सेलुकस हर्षित है। देखिए सम्राट, ये केवल एक भेंट नहीं, संकेत भी है कि सेल्यूकस सदा आपसे घनिष्ठता और मित्रता बनाए रखना चाहता है। कदाचित वो ऐसे सांप हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी ही नहीं। कदाचित मित्र के वेश में तुम्हारे पास ही खड़े हो।
महामहिम, ये क्या? भविष्य में सेल्यूकस के साथ कई संधियों के बारे में विचार किया हमने, और ऐसे में उसके उपहार को जलाना युद्ध को आमंत्रण देना होगा महामहिम। कदाचित इस उपहार की चकाचौंध ने आपकी आंखों से दूर का देख पाने की क्षमता को क्षीण कर दिया है महामात्य, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा कि विरोधी हमारे विरुद्ध शंख फूंक चुका है। मेरी बहन पर आक्रमण कर शत्रुओं ने अपनी चाल चल दी। अब मैं चलूंगा अपनी चाल। हमें सचेत रहना होगा महामात्य, शत्रु कोई भी हो सकता है। सेल्यूकस भी अंततः इस धरा पर शासन करने का ही तो स्वप्न देखा था ना उसने। हो सकता है मित्र के वेश में वही हमारा शत्रु हो। अपने गुप्तचरों को चौकन्ना कीजिए महामात्य, और पता लगाइए कि उस सेल्यूकस के मन में और उसके सैन्य शिविरों में आखिर चल क्या रहा है। निश्चिंत रहिए महामहिम। ये खुली शिका वाला तो विचित्र ही प्राणी है। मेरे किसी भी धमकी का प्रभाव ही नहीं पड़ा उस। अब जब मैं सम्राट को उसके छिपने का स्थान बता दूंगा, तो फिर उसके साथ जो भी हो, उसका उत्तरदायी मैं नहीं होऊंगा। लगता है बुद्धि स्थान पर आ गई। क्षमा मांगने आए ना आप उससे? ठीक है, नहीं बताऊंगा आपके छिपने का स्थान सम्राट को, किंतु एक शर्त है। आप भविष्य में मेरा मार्ग ना काटे तो श्रेष्ठ होगा। मैंने आपको जो धन दिया है, से जाकर यात्रा कीजिए और भारत का कोई नया भावी सम्राट ढूंढ लीजिए। विदा। मैं यहां तुमसे विदा लेने नहीं आया चंद्रगुप्त। महल तक की यात्रा में तुम्हारे साथ चलने के लिए आया हूं। मुझे भी सम्राट तक एक महत्वपूर्ण सूचना पहुंचानी है। यदि तुम्हारे साथ चलूंगा तो मेरा कार्य भी सरल हो जाएगा। अच्छा, किंतु ऐसी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास? मैं सम्राट को केवल यह बताना चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव स्वीकार करने के पीछे तुम्हारा मंतव्य क्या है। हाँ चंद्रगुप्त, मैं भलीभांति जानता हूं कि ये जो 4 सहस्त्र पण तुम लेकर आए हो, ये तुम्हें सम्राट धनानंद ने दिए हैं। और मैं ये बात भी भलीभांति जानता हूं कि तुमने धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना इसलिए स्वीकार किया है ताकि धनानंद के महल में रहकर अपनी मां को बेरोक टोक खोज सको। जिस प्रकार से मगध सैनिक आपके पीछे पड़े हैं, उस प्रकार तो ऐसा लगता है कि जैसे ही आप मगध सम्राट के समक्ष आएंगे तो आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। परंतु यदि मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो वैसे भी इस जीवन का कोई लाभ नहीं। और यदि मैं नहीं भी रहा तो भी कुछ ऐसे लोग भी जो तुम्हारा यह सत्य धनानंद तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, और कौन है वो लोग? वो देखो।
तुम सब अपने मित्र के विरुद्ध जाकर इस मतीन ब्राह्मण का साथ देना चाह रहे हो। इन सब का मौन रहना तुम्हें बता रहा है कि ये क्या करेंगे। यदि तुम मेरे ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मुझे धनानंद के महल में हो रही सभी गतिविधियों की सूचना देनी होगी। तुम प्रतिदिन अपने दायित्वों से निवृत्त होकर जब राजमहल से लौटोगे तो मुझे विस्तार से वहां की प्रत्येक घटना की जानकारी दोगे। और हां, हर रात मैं तुम्हें कुछ कार्य भी दूंगा जिसे तुम्हें करना होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है चंद्रगुप्त। तुम मुझे सूचना देकर ऋण मुक्त होना चाहते हो या अपना भेद धनानंद के सामने उजागर करवा के अपने प्राण देना चाहते हो। अच्छा, तो ये सारा बिछाया हुआ जाल आपका था। राजकुमारी धुरधरा पर आक्रमण, मेरा वहां पहुंचना, और उन आक्रमणकारियों का वहां से निकल जाना, ये सब आप ही की योजना थी ताकि मैं महल में प्रवेश कर सकूं। हाँ, ये सारा घटनाक्रम मेरी योजना का एक भाग था। बड़ा ही कुटिल मस्तिष्क पाया है अपने ब्राह्मण ने। एक तीर से 2 लक्ष्य साधने की कहावत सुनी थी। आपने तो पूरे मगध को ही एक साथ साथ दिया। मैं लुब्धक राजकुमारी धुरधरा, मेरे मित्र और यहाँ तक कि सम्राट धनानंद को भी पटकनी दे दी। तुम्हारे इन प्रशंसात्मक शब्दों का अर्थ क्या मैं ये समझूं कि तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी? अब और कोई मार्ग छोड़ा ही कहाँ है आपने। स्वीकार है। मैं आपको महल में जाकर वहां की हर सूचना भी दूंगा और हर रात यहाँ आकर आपका कार्य भी करूंगा। किंतु मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरे महल में जाने के पीछे का कारण किसी पर भी उजागर नहीं करेंगे? रहस्य का मूल्य रहस्य होता है चंद्रगुप्त। यदि तुम मेरे रहस्य की रक्षा करोगे तो तुम्हारा रहस्य भी मेरे पास सुरक्षित रहेगा। प्रसन्न हो, अब मेरे कारण तुम्हारे नए मित्र पर कोई विपदा नहीं आएगी। प्रणाम। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आचार्य, हम आपका साथ तो दे रहे हैं, किंतु हम तीनों और चंद्र बचपन से सुख में दुख में सदैव एक दूसरे के साथ एक परिवार के समान रहे, और आज हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है आचार्य। जी आचार्य, हम तीनों आपका साथ केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी तरह हमें भी लगता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ असाधारण अवश्य करे। निस्संदेह चंद्रगुप्त अवश्य ही अपने जीवन में कुछ असाधारण कर दिखाएगा, न केवल अपने लिए अपितु समस्त भारतवर्ष के लिए भी। कुछ समय अवश्य लगेगा इसकी हट तोड़ने में। और उसके पश्चात चंद्र का तेजस्वी प्रकाश संपूर्ण भारतवर्ष के आकाश में कुशासन का अंधकार मिटा देगा।
अरे बंधु, इतने धीर गंभीर क्यों हो? हैं? आज मेरे काम का पहला दिन है। मुझसे मेरा नाम पूछो और मुझे अपना परिचय दो। आखिर मेल जोल से ही तो एक दूसरे को समझने में सरलता होती है, क्यों? मेल जोल कभी और कर लेना, क्योंकि इस समय तुम्हें सम्राट ने बुलाया। चलो। सम्राट, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित हूँ सम्राट। तुम्हें ज्ञात है ना चंद्रगुप्त कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करने वाले हो। मेरी लाडली बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, कार्य नहीं, दायित्व है तुम्हारा। और दायित्व बलिदान और त्याग के पथरीले पथ से होकर गुजरता है। इसलिए दायित्व लेने से पूर्व तुम्हें कुछ प्रण लेने होंगे, और वो प्रण तुम्हें स्मरण रहे, इसके लिए तुम्हें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, जो केवल तुम्हारा हो, किसी और का नहीं। अब ये विक्षिप्त सम्राट क्या मांग रहा है मुझसे? मेरा कोई अंग, मेरा हाथ या गर्दन? नहीं नहीं, हाथ और गर्दन के बिना तो मैं इसकी बहन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फिर ये सभी केश उन सब विश्वास पात्रों के हैं जो मेरे प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। तुम सोच रहे होगे कि केवल केश ही क्यों, है ना? केश इसलिए क्योंकि केश व्यक्ति के आत्मसम्मान का रूप होते हैं, उसका परिचय होते हैं। ये केश ही जिन पर सुंदरियां अभिमान करती हैं। ये केश ही हैं जिन्हें यदि खींच लो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खींचा चला आता है। सुना होगा तुमने कि कौरवों का नाश केवल इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के केशों का अपमान किया। कुछ केशों के कारण कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त कर दिया। सुना है ना? और व्यक्ति केश कब देता है? व्यक्ति केश तब देता है जब उसका पिता या घर का मुखिया स्वर्ग सिधार जाए। केश देने का अर्थ है दायित्व अपने सर लेना। इसलिए केश देकर तुम्हें दुर्धरा का दायित्व अपने सर लेना है। इन केशों को साक्षी मानकर आज तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य यहां मेरे प्रति तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा का प्रण लेंगे, मेरी बहन की रक्षा का प्रण।
इन भीगे केशों को साक्षी मानकर ये संकल्प लो, बोलो, मैं चंद्रगुप्त सम्राट धनानंद और अपने वंशजों को साक्षी मानकर ये प्रण लेता कि मगध के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, मगध के सिंहासन की सदैव रक्षा करूंगा और उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। मैं अभी इसी क्षण से एक विश्वस्त सेवक के रूप में अपने सभी कर्मों को पूर्ण करने के लिए प्रणबद्ध हूं। वचन दो, मैं चंद्रगुप्त आज से एक गुप्तचर के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मगध पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दूंगा। मैं एक अंगरक्षक के दायित्वों का निर्वहन अवश्य करूंगा, किंतु मेरी निष्ठा उनसे नहीं जुड़ी होगी। मेरा कर्म धनानंद से अवश्य जुड़ा होगा, किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म आचार्य चाणक्य से जुड़ा होगा। प्रण लो कि तुम्हारा परम कर्तव्य मेरी लाडली बहन की रक्षा करना होगा, और यदि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी को मरने या मारने की आवश्यकता भी पड़े तो तुम संकोच नहीं करोगे। आज से तुम्हारा केवल एक लक्ष्य होगा, मेरी बहन की रक्षा करना। वचन दो कि आज से एक गुप्तचर के रूप में सदा सावधानी बरतोगे, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी वास्तविकता का आभास तक नहीं होने दोगे। राजकुमारी दुर्धरा के अंगरक्षक की भूमिका तुम्हारे लक्ष्य को गुप्त रखने का निमित्त मात्र होगी। कहो, आज से मैं एक साधारण नागरिक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी हूं। सम्राट के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के विषय में सम्राट को सूचित करना मेरा परम कर्तव्य होगा। सम्राट के शत्रुओं और राज विद्रोहियों के प्रति सम्राट को सूचित करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। आज और अभी से किसी प्रकार का राज विद्रोह नहीं होने दूंगा। वचन दो कि आज से तुम मेरे आंख और कान बंद कर रहोगे। सम्राट धनानंद द्वारा मगध वासियों के विरुद्ध होने वाली सभी उचित अनुचित गतिविधियों की जानकारी मुझे देते रहो। क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना मौन नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रण तुम्हें तुम्हारी मंशा और उद्देश्य के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर दो। सम्राट धनानंद की जय। क्या इतना उत्तर पर्याप्त है सम्राट? भद्रसाल, युवक सज है, इसे इसका कार्य उचित प्रकार से समझा दो। जी सम्राट। आचार्य, ये सब क्या है आचार्य? हमें तो लगा था कि चंद्रगुप्त के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने में आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो कोई शस्त्र है ही नहीं, न तलवार, न कटार, न धनुष बाण। ऐसे कैसे प्रशिक्षण लेगा चंद्रगुप्त? ये तुमसे किसने कहा कि शस्त्र प्रशिक्षण के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है? आचार्य, अब पहेलियां मत बुझाइए। आपकी योजना के बारे में हमें कुछ तो जानकारी दीजिए। ये सारी तैयारियां देखकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मित्र चंद्र इन लकड़ी के टुकड़ों, पानी के पात्र और
उस पिटारे में रखे सर्प इन लकड़ियों की सीढ़ियों के द्वारा किस प्रकार महान बन जाएगा, उसे बताइए। ये कैसा प्रशिक्षण है आचार्य? ठीक है। यदि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, किंतु जब चंद्र रात को महल से वापस लौटेगा तो आपसे सहस्त्र प्रश्न पूछेगा, और हमारा विश्वास कीजिए कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाए बिना वो आपका कार्य पूर्ण नहीं करेगा। जानता हूं तुम्हारे मित्र की हठ धर्मिता को भी, इसलिए मेरे प्रशिक्षण का प्रथम भाग उसकी हठ धर्मिता को तोड़ना ही होगा। प्रयास करना आपका अधिकार है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दो रोटियां, वो भी इतनी सी। मेरी शेष रोटी, मेरी शेष एक रोटी। आचार्य, मेरी एक रोटी कहाँ है? मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने भोजन पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु आपने मेरी रोटी चुरा ली। रोटी चाहिए, उचित, ले लो। रोटी, मेरी रोटी, रोटी, मेरी रोटी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा मुझे सम्राट के अधिकारियों को सूचित करना होगा। प्रतीत होता है इस राजसीय गणवेश के साथ साथ तुमने अपने नए दुष्ट स्वामी का आचरण और उसके प्रति अपनी निष्ठा दोनों धारण कर लिया है। देखिए वीरभद्र की माई, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ कि आपकी आंखों के समक्ष आपके पुत्र की हत्या कर दी गई, किंतु फिर भी मेरा सुझाव है कि आप सम्राट के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि आप संकट में पड़ जाएं। आज जो भी आचरण हुआ मैं उसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, किंतु भविष्य में सतर्क रहे। मत भूले कि आप में इतना बल नहीं कि मगध के सम्राट से विरोध मोल ले सके। ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है ना, इसके निर्माण में इसके कारीगर ने इस पर असंख्य छोटी छोटी चोटें मारी। चोट खाकर ही ये तलवार शक्ति का प्रतीक बनी है। इसी प्रकार क्रांति की ये छोटी छोटी चिंगारियां ज्वाला में बदलेगी। देखना, मेरी ये हाय धनानंद का पतन करेगी।